गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 4 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन्हीं आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यूपीएससी में मेंस में या तो मेंस के किसी 4 में से जो मेन पेपर होते हैं उनमें से उसका कोई सिलेबस के साथ लिंक होगा, अदरवाइज़ ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम उन्हीं पे पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो भी 2 आर्टिकल, वैसे बहुत सारे कॉमन आर्टिकल होते हैं जो दोनों न्यूज़पेपर में आते हैं, लेकिन जो भी कॉमन आर्टिकल होंगे उनको हम एक ही न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे सो दैट हमारा टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स को, जितना हो सके उतने आर्टिकल्स को हम क्या करें, यहाँ पर कवर करें। आगे बढ़ते हैं और आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच की जो अपडेट है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, हमें पता है पेरिस के अंदर हो रही है पेरिस ओलंपिक। अब ये जो ओलंपिक हो रहे हैं ये मैं आप लोगों को पूरी अपडेट देते हुए चल रही हूँ। 26 जुलाई से स्टार्ट हुए थे। मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाया था कि ओलंपिक होता क्या है, 4 साल के बाद में होता है, इनकी हिस्ट्री क्या है। और अभी तक हमारे 3 मेडल ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 मेडल जो है वो, एक मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, दूसरा मेडल भी उन्हीं का है जो कि ब्रॉन्ज है, जो कि 10 मीटर जो एयर पिस्टल है उसी में सरबजोत के साथ में है। एंड थर्ड मेडल हमने कल ही डिस्कस किया कैसे हमारा आया है 25 मीटर की जो राइफल में हो, यानी तीनों मेडल जो है वो शूटिंग की तरफ से आए हैं। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर कि कैसे अभी हमारी जो हॉकी की टीम है वो भी यहाँ पर क्वार्टर फाइनल के लिए एलिजिबल हो चुकी है, यानी कि क्वार्टर फाइनल में क्या कर चुकी है, अंदर दाद चुकी है। अब क्वार्टर फाइनल जो होगा वो हम देखेंगे किन किन टीम के अंदर होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अलग अलग पूल्स बनाए गए थे। अब ये पूल्स क्या होते हैं, ये सिस्टम ज़रा समझ लीजिए। हो सकता है कि आपको ये जो सिस्टम समझेंगे, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे जानेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए यूपीएससी में जैसे इंटरव्यू होता है कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आप लोग उसको समझने में बड़ा आपको आसानी रहेगी। देखिए, पूल सिस्टम क्या होता है, जब भी कोई टीम के मैचेस होते हैं मोस्टली तो क्या किया जाता है, उनको पूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब मानते हैं हम इंडिया की हॉकी से ही लेते हुए यहाँ पर चलते हैं। हॉकी का यहाँ पर क्या किया गया है, टीम्स को डिवाइड किया गया है। अब जितनी भी टीम्स होंगी उनको पूल में डाला जाएगा। यहाँ पर पूल ए होगा, पूल बी होगा, पूल सी होगा एंड पूल डी होगा। ऐसे 4 से 5 पूल्स के अंदर उनको डाल दिया जाता है। नंबर ऑफ यहाँ पर टीम्स को रख दिया जाता है। मान लीजिए ए पुल में यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 टीम है, ऐसे ही 5-5 यानी बराबर की जो टीम्स होती हैं उनको अलग अलग पुल में रख दिया जाता है। अब क्या करना होता है कि एक पुल के अंदर एक जो टीम होगी, बी पुल में हम देखते हैं कि इंडिया वाज अ टीम पेरिस के अंदर, तो इसमें हम देखते हैं कि ये हर एक मैच जो होगी, हर एक टीम वो हर दूसरी टीम के साथ में एक मैच करती रहेगी और फिर उसी के बाद जो भी टीम सबसे कम मैच हारेगी या जिसने कोई भी मैच नहीं हारा है वही क्या बन जाएगी, पुल बी की विनर बन जाएगी। अब जो पुल ए का विनर है, फिर पुल बी का विनर है, पुल सी का विनर है, पुल डी का विनर है, इन चारों में होगा यहाँ पर क्वार्टर फाइनल के लिए लड़ाई। इनमें से जो भी जीत कर जाएंगी टीम वो पहुँच जाएंगी फाइनल के अंदर और वो लड़ेंगी यहाँ पर फाइनल का मैच। तो ये हम देख पाते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। फिलहाल इंडिया जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। आशा यही है कि अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। आप लोग भी दुआएं करिएगा, कहते हैं दुआओं में भी बड़ा असर होता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल रह गए हों अगर पूल सिस्टम से रिलेटेड या जो भी आर्टिकल है या किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल मन में रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगले दिन मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको समझा दूंगी। फिलहाल हम आते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर जो कि प्रीलिम्स के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से नहीं है। वैसे यूजुअली हर एक क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर से ही होता है, लेकिन आज का जो सवाल है वो हम देखेंगे यहाँ पर है आर्ट एंड कल्चर से। देखिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर सकता है तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। PYQ ये था, मतलब कि ये पहले प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा चुका है, इसी वजह से मैं जानना चाहती थी कि आप में से कितने लोग हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं। फिलहाल बात हो रही है झूमर डांस की। वैसे तो काफ़ी आसान भी है, अगर आप ऐसी स्टेट की तरफ है जहाँ पर झूमर डांस होता है वहाँ की तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे, लेकिन आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर झूमर डांस जो होता है वो करवाया जाता है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर रख दीजिए और तब तक हम आगे बढ़ते हैं और फिर लास्ट में मैं आपको जो इसका आंसर है वो बता दूंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो आप लोग फिर कमेंट नहीं करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। वैसे ये होती है झूमर डांस की प्रैक्टिस। आप लोगों के लिए एक चीट कोड यहाँ पर मिल रहा है कि कैसे इस पोशाक के अंदर क्या होता है, झूमर डांस जो होता है वो किया जाता है। ये पूरी की पूरी पोशाक पहनी जाती है। देखिए, अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, अगर आपको ये वीडियो की पीपीटी या फिर इससे रिलेटेड पीडीएफ के रूप में हैंडरिटन नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और साथ ही में इस हैंडल से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स से लिंक ना लेकर ज्वाइन ना करना चाहें तो भी। एनीवे, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वैसे जो अब हमारा आर्टिकल होने वाला है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर? क्योंकि यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, मिशंस की बात हो रही है। इसमें दो तरीके से आर्टिकल को पढ़ा जा सकता है। पहला जो आर्टिकल का भाग है वो बात कर रहा है सोनली अबाउट प्रीलिम्स। ठीक है, सीधा सीधा हमें क्या करना है, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है, किस मिशन की बात हो रही है, कौन लोग हैं, बस ये फैक्ट जानने हैं और आगे बढ़ जाना है। लेकिन क्या फ़ायदा मेरे पढ़ाने का अगर आप लोगों ने सिर्फ इसी तरीके से इसको पढ़ा तो? देखिए, दूसरा तरीका भी हो सकता है इस आर्टिकल को पढ़ने का, वो हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि ये जो मिशन होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ये मिशन करने वाले हैं हम नासा के साथ में मिलकर। और नासा के साथ में मिलकर कर रहे हैं, यानी कि इसरो एंड नासा दोनों साथ में मिल रहे हैं। उनकी अच्छी दोस्ती होगी, इसी वजह से किसी मिशन पे भेज रहे हैं। यानी कि इसरो की जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा खासा नाम है, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि यूएसए के साथ में जब भी आप आईआर के ऊपर कुछ भी लिखेंगे तो आप बता सकते हैं कि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या हो रहा है, हम लोगों का यहाँ पर कोऑपरेशन हो रहा है, साथ में मिलकर हम लोग मिशंस कर रहे हैं। वैसे भी इंडिया के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो नासा के अंदर गए हैं, उनमें से काफ़ी फेमस लोग भी हैं, जैसे कि आप लोग अब सुनीता विलियम्स को ही यहाँ पर जानते होंगे, इंडियन ओरिजिन की है, जो अभी ऑलरेडी यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर गई हुई हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कल्पना चावला को कैसे भूला जा सकता है? तो इन सारी चीज़ों का आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो तब ऐसे ही जो सवाल है उनका रेफरेंस आराम से ईजिली दिया जा सकता है। फिलहाल आते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कह रहा है कि इंडिया ने 2 क्रू मेंबर्स को सिलेक्ट किया है एक्सियोम मिशन के लिए। और ये एक्सियोम जो मिशन है ये एक्सियोम 4 मिशन होने वाला है। इस 4 का क्या मतलब है, यानी कि इससे पहले 3 और मिशन किए जा चुके हैं। नासा के द्वारा ये मिशन किया जा रहा है जिसमें इंडिया की तरफ से एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पर बुलाया गया है। दैट इज़ रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट फैक्ट दोनों हो जाता है। अब इस मिशन की बात करें तो इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको भेजा जाएगा। इंडिया से तो जो 2 एस्ट्रोनॉट्स जिनको यहाँ पर चुना गया है वो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णा नैयर। अब ये दोनों के दोनों वो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एक्चुअली में यहाँ पर इंडिया के गगनयान जो हमारा क्या होने वाला है, मिशन होने वाला है 2025 के अंदर, उसके लिए भी चुने जा चुके हैं। इनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। हमने 2-3 महीने पहले इस पर पूरी बातें की थी। आदित्य मिशन को हमने पढ़ा था, हमने मिशन यान 3 को पढ़ा था, यानी कि चंद्रयान 3, सॉरी मैंने मिशन यान बोल दिया। एनीवे, हम देखते हैं यहाँ पर कि सेकंड जो पर्सन है वो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला जो है वो भी क्या होंगे, यहाँ पर जाएंगे नासा के साथ में मिलकर। ये लोग जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर जाएंगे और इस पूरे के पूरे जो मिशन का पूरा एम है, ये प्राइवेट मिशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसको पूरा फंड कर रही है, नहीं, ये प्राइवेट मिशन है। और इस प्राइवेट मिशन का जो एम है वो ये है कि यहाँ पर स्पेस के अंदर टूरिज्म को क्या करना चाहिए, शुरुआत की जानी चाहिए। यानी कि जो भी, जैसे आप या मैं या कोई भी इंसान जिसके पास भी एलिजिबिलिटी है, जिसके पास भी देने को उतनी रिक्वायरमेंट है, उतनी मनी है जितनी वो लोग चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, स्पेस के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर तक घूमकर आ सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस को ऊपर भेजने से पहले कुछ स्टडीज़ की ज़रूरत है, राइट। ये टूरिज़्म की स्टार्टिंग हो उससे पहले कुछ तो पता होना चाहिए ना, क्या क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं, कैसे चीज़ों को अगर कुछ हो जाता है तो मिटिगेट कैसे करना है, उस पर कंट्रोल कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारे के सारे सवाल भी तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना। ऐसे ही तो आप किसी की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते हो। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। हम देखते हैं कि इन लोगों की अभी ट्रेनिंग चलेगी 1 वीक की लगभग, और उसके बाद में जो मिशन है इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी उसके ऊपर हम बात करेंगे।
फिलहाल आपको इस मिशन का नाम याद रखना है क्योंकि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स इसमें शामिल हो रहे हैं और वो भी वो एस्ट्रोनॉट जो कि एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एजेंसी से दोनों के दोनों जो हैं वो पास आउट हैं। और इसके बाद में उन्होंने बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट उनको चलाए, जैसे कि MiG-29 जो कि रशिया का एयरक्राफ्ट यहाँ पर है, MiG-21, जैगुआर, हॉक, ये सारे के सारे जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स हैं वो इनके द्वारा ऑलरेडी उड़ाए जा चुकी हैं। तो इनकी क्षमताओं पे तो कोई शक है ही नहीं। बेशक ये लोग काबिलियत से भरे हुए हैं, इसी वजह से ये गगनयान का भी हिस्सा है और यहाँ पर नासा का भी हिस्सा बन जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट इससे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि बात कर रहा है फिर से लैंडस्लाइड की। देखिए नॉर्थ बंगाल के अंदर भी लैंडस्लाइड हो चुका है, भूस्खलन हो चुका है। अब लगातार हम देखते हैं केरला में लैंडस्लाइड हो चुका है। केरला में 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ जो है वो कंफर्म हो चुकी है और अभी भी 300 से ज़्यादा लोग मिसिंग कैटेगरी के अंदर रखे जा रहे हैं। सो टोटल अगर हम देखें तो मोर देन 600 पीपल आर देयर जो कि डेथ के टोल के ऊपर खड़े हुए हैं। पता नहीं है, 300 कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर क्या है, क्योंकि मिसिंग है तो डर जो है वो लगा हुआ है। मोर देन 1000 पीपल आर इंजर्ड एज वेल, तो वहाँ पर चोट भी लग चुकी है लोगों को। इसके अलावा हम देखते हैं रेन क्यों हो रही है, मानसून कैसे आ गया इंडिया में, वो हमने कल समझ लिया था कल की वीडियो में कि क्यों हर जगह पर, जैसे हिमाचल में भी हम देखते हैं क्लाउड बस्ट हो गया, हिमाचल में भी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। ये सारा का सारा जो एरिया है इसके पीछे हमने देखा कि ला नीना भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में अबव से ज़्यादा क्या हो रही है, रेन हो रही है। अब आप सोचेंगे कि ये सभी भागों में अबव से ज़्यादा क्यों हो रही है। देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, इधर की तरफ में मैं इसको बनाती हूँ। ये हम देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को, इसके नीचे शुरू हो जाता है ब्राज़ील वगैरह, देखकर आप देख पाएंगे यहाँ पर साउथ अमेरिका। यहाँ पर हम आएंगे तो एशिया बन जाता है और इधर हम देख पाएंगे इंडिया को। इधर अगर आप आएंगे, क्यों बना रही हूँ मैं ऐसा, ताकि जो पैसिफिक सी है वो आप लोग अच्छे से उसको समझ पाएँ। इधर अगर आप लोग आएंगे तो हम देख पाएंगे अफ्रीका को, ठीक है। अफ्रीका यहाँ पे अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन अब बन पाया अच्छे से, तो आप इसको समझ जाइए। यहाँ पर मेडागास्कर है। इधर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी देख सकते हैं, राइट, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। अब क्या होता है, ये जो पेरू का पूरा रीजन है, यहाँ से बहुत सारे कारणों की वजह से यहाँ का जो वाटर है वो गर्म हो जाता है सरफेस की वजह से, और जैसे ये गर्म होगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा। और जब ये हवाएं ऊपर जाएंगी तो क्योंकि कॉन्टिनेंट से नहीं बह रही है, ये क्या कर रही है, ओशन के ऊपर से बह रही है, इस वजह से ये साथ में जो ऊपर का सरफेस का वाटर है उसको भी लेते हुए आएंगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा चुका है, अब देखेंगे क्या होगा, जो नीचे से ठंडा पानी था, कूलर वाटर था, वो ऊपर आएगा तो इसमें जो फिशरीज वगैरह थी वो भी ऊपर आएंगे। इट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट। तो अपहेलिंग इसको बोला जाता है, पेरुवियन अपहेलिंग, जिसकी वजह से पेरू का जो कोस्ट है वहाँ पर बरसात कम होगी और फिशेज वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इससे ऑस्ट्रेलिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं हाई प्रेशर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी हवाएं इधर आ चुकी है, वो ऑलरेडी कोल्ड हो चुकी हैं, तो उनमें बहुत सारी नमी भी हो चुकी है, वो वापस से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेरू की तरफ में यहाँ पर क्या होगा, वापस जाना शुरू करेंगे। इस तरीके से एक सर्कल बन जाता है। लेकिन यहाँ से जो कुछ हवाएं थी, देखिए अब ये हवाएं थी जो पेरू से इधर की तरफ आ रही थी, ये नीचे गई, कोल्ड हो गई और वापस ये कहाँ जाने लगी, ये वापस जाने लगी पेरू की तरफ। ये है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसको सेल भी बोला जाता है। अब ये हो रहा है, लेकिन हवाएं सिर्फ एक डायरेक्शन में तो नहीं मुड़ेंगी, वो इधर भी जाएंगी। कुछ हवाएं जो इधर आई वो मेडागास्कर पे भी आ चुकी हैं, और क्योंकि मेडागास्कर पे इस समय पे हाई प्रेशर जोन होता था, और यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया के ऊपर तिब्बत जो है, तिब्बत पे लो प्रेशर जोन है, और जहाँ पर भी लो प्रेशर जोन होता है वहीं पर हवाएं क्या करती हैं, जाना चाहती हैं, मूवमेंट करना चाहती हैं। अगर आपके कोई पूछे कि कोई भी हवा जो होती है, एयर जो होती है, उसके मूवमेंट के पीछे का कारण क्या रहता है, तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि हवा
जो बह रही है, विंड्स, उसके पीछे का, उसके जो पूरा का पूरा यहाँ पर मोशन होता है, उसके पीछे एक ही कारण होता है, चूंकि प्राइमरली कोज जिसको माना जा सकता है वो क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो रहा है, लो प्रेशर है, इस वजह से हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वो क्या करेंगी, जुलाई में गर्मी की वजह से यहाँ पर इंडिया की तरफ आना शुरू करेंगी। इंडिया में जब मेडागास्कर से ये हवाएं आ रही हैं, और क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारी हवाएं अब इनके साथ मिल चुकी हैं, जिस वजह से ज़्यादा नमी हो गई है हवा में, क्योंकि अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पर ज़्यादा है, और क्योंकि ये ओशन से आ रही है तो गर्मी में एवापोरेशन होगा तो ये ऊपर जाएंगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन की वजह से बादलों में पानी रहेगा, साथ में कुछ डस्ट वगैरह भी होगा, बादल बनेंगे, और जैसे ही ये आएंगे यहाँ पर मेडागास्कर की तरफ से, जैसे ही ये इंडिया के अंदर एंट्री करना चाहेंगे, वैसे ही हम देखेंगे वेस्टर्न घाट के ऊपर की जो माउंटेन्स हैं उनसे लगातार टकराएंगे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो होगी रेन की जाएगी इस मानसून के साथ में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान वगैरह की माउंटेन्स होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, तो वहाँ पर रेन नहीं होती क्योंकि टकराती नहीं है, तो ये अंदर जो है घुसेंगी, लेकिन अब तक इनमें ज़्यादा रेन नहीं बची होगी। अब जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हवाएं आ रही हैं कुछ, राइट, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रही हैं उनको हम देखेंगे वो भी टकराएं तो गी ईस्टर्न में, लेकिन क्योंकि ईस्टर्न जो यहाँ पर घाट्स होते हैं उनकी माउंटेन्स के बीच में गैप होता है, तो ये बादल और ये हवाएं पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर आकर अब बारिश करना शुरू कर देंगी। और यही कारण है, जब ला नीना होगा, नॉर्मली तो ये बारिश ऐसे ही हो रही है, लेकिन जैसे ही होता है ला नीना, वैसे ही क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादा बाढ़ तक आने के चांसेस हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हवाएं आ रही हैं, इतनी ज़्यादा नमी को लेकर आ रही हैं। और वैसे ही क्योंकि हवाएं अब ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है क्लाउड्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, क्लाउड्स ज़्यादा बनेंगे तो बरसात भी ज़्यादा होगी। वही रीज़न है कि इस बार जो है इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा अबव से जो नॉर्मल जो होता है उससे ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रही है, बरसात देखने को मिल रही है लगातार। तो ये रीज़न हमें एक समझ में आ रहा है, यहाँ पर इंडिया में होने वाली जो भी लैंडस्लाइड्स है, क्लाउड बर्स्ट जो हो रहे हैं लगातार, और ये 2 से 7 सालों में होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि ये हर साल होता है, नहीं। अगर हम फ्रिक्वेंसली इसको देखें कि कितनी बार से आज तक हुआ है, तो ये हर 2 से 7 साल में एक बार देखने को मिलता है। ला नीना का उल्टा होता है एल नीना। अब एल नीना जो होता है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ला, अब इसको याद रखिएगा, ला का मतलब क्या है, इंडिया में बारिश लेके आ रही है, लेकिन क्या इससे जो पेरू और जो यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट है अमेरिका का, वहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है, नहीं, वहाँ पर क्या रहेगा, सूखा होगा, मतलब यानी कि कहीं ना कहीं ड्रोट जैसी कंडीशन बनेगी, क्योंकि वहाँ पे अब क्या हो गया है, इतनी ज़्यादा गर्म हवाएं है नहीं, नॉर्मल बारिश हो नहीं पा रही है, नीचे से ये जो हवाएं वापस जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया में नीचे आकर, ये जो हवाएं हैं ये भी एक्चुअली में गर्म नहीं है, तो ये भी सरफेस विंड की तरह वापस जा रही हैं, तो बारिश उतनी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एल नीनो होगा, तो एल नीनो में क्या होगा, क्योंकि हवाएं पेरू से आई ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ में, इंडिया में जितनी रेन है उतनी ही होगी, या हो सकता है कि इंडिया में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कम बारिश देखने को मिलेंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका की, जो कि है नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर साउथ अमेरिका की, तो हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो बारिश होगी एल नीना में वो ज़्यादा होगी। तो आप लोगों को इंडिया के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ला नीना यानी कि ला कोई चीज़ लेकर आ रही है, यानी बरसात लेकर आ रही है, एल आपको क्योंकि उसका उल्टा ये तो याद ईजिली हो जाएगा। फिलहाल नॉर्थ बंगाल में भी यही हाल हो रहा है, और उसके पीछे की जो कारण था वो हमें समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है जेंडर, DSD एंड टेस्टोस्टेरोन इश्यूज इन ओलंपिक बॉक्सिंग रो। देखिए क्या बात की जा रही है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ओलंपिक में होने वाले मैच के ऊपर बात हो रही है। ओलंपिक में क्या हुआ है रिसेंटली, यहाँ पर अगर हम देखें तो इटली की एक खिलाड़ी थी जिनको हम देख पाते हैं इमाने खलीफ नाम से, वो फाइनल में पहुंचती हैं, और वो जब अपना मैच लड़ती हैं यहाँ पर, तो मैच उनका होता है अल्जीरिया, इनके साथ में, ये कौन है, अल्जीरिया की हैं, और इनका मैच जो होता है वो होता है इटली की एंगीला कैरिनी के साथ में। अब जिनके साथ में मैच होता है तो ये पहली 46 सेकंड के समय में ही उनके फेस पर इतने ज़्यादा पंचेस मारती है
कि वो क्या करती हैं, वो एक्चुअली के अंदर में अपने आप को आउट करवा देती है, कहती है कि नहीं मुझे अब और लड़ाई यहाँ पर नहीं लड़नी है। इसके बाद में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है इनके खिलाफ में। लोग बहुत सारे सामने आते हैं और कहते हैं कि इनको तो इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग कमेटी है, चैम्पियनशिप जिसके अंतर्गत होती है, उसने बैन कर दिया था न्यू दिल्ली के अंदर ही। और उसके पीछे का क्या कारण था? उसके पीछे का कारण बताया जा रहा था कि इनकी बॉडी के अंदर अबव नॉर्मल से अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन देखने को मिल रहा है। क्या होता है ये टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से ओलंपिक के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ पर ठीक ढंग से जो कार्रवाई है वो हो भी रही है या नहीं हो रही है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन को समझने से पहले आपको और मुझे दोनों को मिलकर समझना होगा कि एक्चुअली के अंदर में ह्यूमन बॉडी बनी कैसी है। अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो बॉडी होती है वो जेनेटिक्स से बनती है। ये जो जेनेटिक्स होते हैं ये पेयर्स में पाए जाते हैं। ये जो पेयर है किस चीज़ का पेयर है? क्रोमोसोम का। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये 23 के पेयर में ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये जो 23 का पेयर है यानी कि 2 के जोड़े के साथ में है, 23 के जोड़े यहाँ पर। इन 23 में से 23 जो होते हैं वो हमें मिलते हैं फादर से, और जो 23 बचे हुए होते हैं वो मिलते हैं मदर से। इन क्रोमोसोम को जब आप खोलना शुरू करेंगे, वैसे तो ये ऐसे दिखाई देते हैं, जब आप इनको खोलेंगे तो हमें इनमें से निकलता हुआ दिखाई देता है डीएनए। अब ये जो डीएनए आप देखेंगे डबल हेलिक्स, इस डीएनए के अंदर हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे जीन्स। अब वो जो जीन्स होते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारी रखते हैं, इसी वजह से हम देख पाते हैं कि ये क्या है, डीएनए के अंदर हमें जीन्स मिल रहे हैं। इन जीन्स के अंदर हमारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और इन्हीं की जब स्टडी करते हैं तो हमें हमारे जो भी यहाँ पर एक्चुअली के अंदर में अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि हमारी जो भी पूरी की पूरी संरचना है वो इन्हीं जीन्स के ऊपर डिपेंड होती है। अब ये जीन्स हम देखेंगे टोटल 30,000 की मात्रा में हमें हमारी बॉडी के एक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हर सेल बॉडी में एक रेप्लिका ही होता है, एटलीस्ट डीएनए के फॉर्म में तो वो रेप्लिका ही है, एक सेल की दूसरे की फोटोकॉपी है, तो हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर ये जो डीएनए होता है, बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है लेकिन क्योंकि हर किसी में 30,000 और सेम कॉपी वही है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि बॉडी में 30,000 जो है जीन्स पाए जाते हैं। और ये भी हमें जस्ट रिसेंटली 2005 की स्टडी के बाद में पता चलता है, जब अमेरिका की तरफ से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया जाता है और अब इंडिया अपना खुद का इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी 10,000 जो लोग हैं इंडिया से उनकी जेनेटिक्स की प्रोफाइल बना ली है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है ये तो हमारे जेनेटिक्स होते हैं, इतना तो हमें पता है, जेनेटिक्स में ही हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन होता है आपका जब यहाँ पर 22 पेयर आप छोड़ देंगे और आप आएंगे लास्ट में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। ये जो लास्ट पेयर होता है इसमें इन्फॉर्मेशन होती है आपके जेंडर की, यानी कि जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो किसी भी मेल में और किसी भी फीमेल में ऑलमोस्ट सेम होंगे। अगर वो सेम पेरेंट से आए हैं तो कोई भी उनमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो ये 23rd पेयर होता है इसमें बदलाव होता है। बदलाव क्या होता है कि इसमें या तो XX यहाँ पर हमें दिखाई देता है या फिर क्रोमोसोम होता है XY। अब जहाँ पर XX होगा वो जो क्रोमोसोम होगा वो एक फीमेल को जन्म यहाँ पर देगा, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होंगे वो एज अ फीमेल की तरह बाहर निकल कर आएंगे। जहाँ पर XY होगा वहाँ पर ये क्या होगा, एज अ मेल की तरह सामने आएंगे। यानी कि Y जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर एक प्रोटीन होता है और वो जो प्रोटीन होता है वही क्या करता है, मेल जेनेटिक्स को यहाँ पर जेनिटल्स को एक्चुअली में पुश करता है, जिसकी वजह से मेल बनते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया कि ठीक है क्रोमोसोम का 23rd जो पेयर है उससे कुछ प्रभाव पड़ता है। इससे प्रभाव ये पड़ता है कि किसी भी मेल या किसी भी फीमेल दोनों के ही शरीर में हम देख पाते हैं यहाँ पर कि कैसे कुछ हार्मोन होते हैं, और जिन हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये दो ऐसे हार्मोन हैं, जैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं लेकिन ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको यहाँ पर सेक्सुअल प्रेफरेंस से जोड़ा गया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि महिलाओं में एज कंपेयर टू मेल टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन होता है वो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, और इसी वजह से
टेस्टोस्टेरोन को बहुत सारी स्टडीज़ ने ये भी जोड़ा है कि अगर हम प्राकृतिक तौर पे देखें, नेचुरल तरीके से देखें, तो हमें समझ में आता है कि जो मेल होते हैं उनके शरीर के अंदर में, उनकी बॉडी के अंदर में कुछ यहाँ पर एडवांटेज होते हैं, एडवांटेज उनको मिलते हैं। और वो जो एडवांटेज उनको मिल रहे हैं, वो जो फ़ायदे उनको मिल रहे हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से ही मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो ऐसा हम इसको क्या कर सकते हैं, एज अ कंपेयर भी कर सकते हैं। जब यही टेस्टोस्टेरोन किसी फीमेल के अंदर, जो कि बचपन से उनके जो भी शारीरिक पूरी की पूरी उनकी प्रयोजना बनी हुई है, जो भी वो दिखाई देती हैं, बचपन से उनको जो जेंडर है वो एज अ फीमेल का मिला हुआ है, लेकिन उनके अंदर हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। इसी टेस्टोस्टेरोन पे काफ़ी बड़ी यहाँ पर क्या है, डिबेट है। वैसे भारतीय, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो इस मुद्दे के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, जो कि हम देखते हैं तापसी पन्नू के द्वारा बनाई गई थी। आप लोगों को अगर और ज़्यादा डिटेल में इस मुद्दे को समझना है तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो ये मुद्दा उठाया गया है, क्या ये ठीक है या नहीं है। इसकी बात तो एक्चुअली में ओलंपिक कमेटी ने भी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया इस तरीके से नहीं दी है कि ये कितना ठीक है कितना गलत है। ओलंपिक कमेटी का ये बयान है कि देखिए, हमारे यहाँ पर रूल्स कुछ और तरीके के होते हैं, और हमारे रूल्स जो है उसमें कोई भी इंसान यहाँ पर मेल होगा या फीमेल होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके पासपोर्ट के ऊपर क्या लिखा गया है, राइट। तो ये वही मानते हैं कि ठीक है, कोई नेशन उनको जो साइन करना वही होना चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है, बेशक इनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है जीतने के बाद भी, लेकिन सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि कई बार जो अदर एथलीट है उनको जो जेनेटिक्स की वजह से फ़ायदे होते हैं, क्या उनको कंसीडर किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं लेब्रन जेम्स का, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा माइकल फेल्प्स, उनके जो हाथ है उनमें मैसिव फिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो क्या उनको इतना क्रिटिसिज्म मिला, क्या उनको हटाया गया। लेकिन ये जो डिबेट है टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे, जो कि यहाँ पर थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन मापा ना जाता है, निकाला जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो निकाला जा रहा है ये भी निकाला जाता है यूनिट के अंदर में। अब ये मानते हैं कि कई बार जब किसी फीमेल को, बेशक उनको जो उनके ऑर्गन है वो एज अ फीमेल की तरह हो, लेकिन कई बार उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फीमेल्स, तो उनको एक बीमारी का नाम भी दिया गया है, जो कि है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, DSDS। अब ये कह रहे हैं पता नहीं है इनको है या नहीं है, इनकी प्रतिक्रिया कोई सामने आई नहीं है। खैर, ये एक डिबेट थी जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर सवाल उठेंगे, हाँ इसके ऊपर एडिटोरियल के अंदर में हम व्यूज़ को भी देखेंगे। फ़िलहाल के लिए ये एक सच में क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि क्या इनको जो है वो बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स, या क्या ये जो अपनी लड़ाई लड़ रही है उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इट इज़ अबाउट देयर जेनेटिक्स। इन्होंने ऊपर से तो कुछ नहीं किया है, इन्होंने बाहर से तो कोई चीज़ नहीं ली है, कोई ड्रग्स नहीं ली है, कुछ अपने आप में बनाया नहीं है। तो इनके साथ में कहीं अगर इनको हम गेम से अलग रखते हैं तो ये इनके साथ में भेदभाव ना हो जाए। तो डिबेट का मुद्दा है, विवाद का मुद्दा है, इसके ऊपर हम आगे जब आर्टिकल आएंगे तो पढ़ते चलेंगे। फिलहाल हम देखते हैं एक और आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 2 के अंदर। अब GS पेपर 2 में भी हम देखेंगे तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है इज़राइल एंड गाज़ा की। इज़राइल एंड गाज़ा की बात हो रही है। इज़राइल और गाज़ा के वजह से जो बीच में पिसा है उस ईरान की बात हो रही है। और उस ईरान में अभी क्या किया है, जो अक्टूबर 7 को इज़राइल के द्वारा एक कसम खाई गई थी, जब यहाँ पर जो गाज़ा के कुछ लोग थे, हमास के जो ग्रुप के लोग थे, वो 250 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाकर गाज़ा में ले जाते हैं और 1200 से ज़्यादा इजरायली लोगों को मार देते हैं। फिलहाल अक्टूबर 7, 2023 से युद्ध चल रहा है। रिवेंज का बदला लेने के लिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू थे, उन्होंने हमला बोला हुआ है गाज़ा के ऊपर, और उस हमले में अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोगों की गाज़ा में डेथ हो चुकी है, जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन सवाल फिर से उठता है
कि जो कसम खाई गई थी वो ये खाई गई थी कि हमास के जो भी ग्रुप के लीडर हैं उनको हमने मार देना है। क्या वो पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, आज भी दोबारा अक्टूबर आने ही वाला है, कोई 2-3 महीने की तो जस्ट बात रह गई, 1 साल इस घटना को हो जाएगा। क्या वो जो वादा किया गया था यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा वो पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। इंडिया की तरफ से इसमें क्या रोल रहेगा, क्या इंडिया का पर्सपेक्टिव रहेगा, क्योंकि 3 ही सवालों के मैं आपको जवाब दूंगी। पहला जवाब होगा इजराइल की तरफ से, इजराइल में क्या रहा, इस युद्ध की वजह से उनकी क्या छवि बनी। दूसरा होगा ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान के अंदर घुसकर अब जो हमास के एक लीडर हैं यहाँ पर हानिया, उनको मार दिया गया है, इस्माइल हानिया, तो क्या वो कितना ठीक था। ईरान और इजराइल का क्या अब युद्ध होगा, नहीं होगा। और तीसरा जो होगा वो होगा इंडिया का पर्सपेक्टिव, यानी इंडिया की इसमें क्या अहम भूमिका है, क्योंकि इंडिया को भी तो आप लोगों को समझना होगा ना। कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो तो सीधा सीधा मतलब यही हो जाता है कि आपको ये देखना है कि इंडिया की साइड उसमें क्या बोल रही है, राइट। देखिए, इजराइल की तरफ से अगर हम इस आर्टिकल को समझें तो हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही इजराइल के ऊपर ये युद्ध शुरू हुआ और ये हमले हुए तो काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म यहाँ पर मोसाद के ऊपर भी आया। मोसाद क्या है? मोसाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वर्ल्ड में रिनोव्ड इंटेलिजेंट ये एजेंसी मानी जाती थी। माना जाता था कि एक ऐसी एजेंसी है जो कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन है वर्ल्ड में, वन ऑफ द बेस्टेस्ट। लेकिन जैसे ही ये अटैक होता है अक्टूबर 7 का और मोसाद इसको रोकने में नासफल होता है, बल्कि उनको इसकी पहले कोई भनक भी नहीं होती है, इतना एकदम से ये अटैक होता है, तो मोसाद के ऊपर हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड ह्यूमिलिएशन देखने को मिला। इससे कहीं ना कहीं इजराइल की वीकनेस सामने आई, इजराइल की जो छवि थी वर्ल्ड में वो थोड़ी सी इससे हिल गई। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे ईरान का। ईरान की बात करें तो ईरान के यहाँ पर 3 ग्रुप जो है वो काम करते हैं। कौन कौन से 3 ग्रुप है? पहला ग्रुप हम देखेंगे ईरान का हाउती ग्रुप, जो कि ईरान के अंदर ईरान के सपोर्ट के द्वारा बनाया गया, लेकिन कतर में ये काम करता है, ओमान में काम करता है। दूसरा यहाँ पर ग्रुप है हिजबुल्लाह ग्रुप, जो कि हम देख पाते हैं यहाँ पर लेबनान के अंदर है। और तीसरा ग्रुप कहीं ना कहीं हमास को भी हम रख सकते हैं, क्योंकि ईरान में हमास के जो ये लीडर थे ये गए हुए थे यहाँ पर इनके सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए, और इनका जो प्रेसिडेंट अब नया बना है उस प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन के ऊपर, लेकिन वहीं पर केवल और केवल इनको मार दिया जाता है। इल्ज़ाम लगते हैं पूरे के पूरे यहाँ पर इजराइल के ऊपर कि इन्हीं के द्वारा इनको मार दिया गया है, और ईरान के घर में घुसकर, उसकी कैपिटल तेहरान में घुसकर उन्हीं के जो यहाँ पर अतिथि हैं जब उनको मार दिया जाता है, तो ये ईरान की वीकनेस को भी दिखाता है। अब इससे ईरान और इजराइल में क्या हो सकता है? माना जा रहा है कि इससे हो सकता है युद्ध। ये बीच में क्या बनाई है मैंने? तलवारें बना दी हैं, यानी कि ईरान और इजराइल अगर आपस में लड़ेंगे, अभी तक ना इजराइल ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी, ना ये बोला कि हमने जो है अटैक करवाया है, लेकिन अगर ईरान और इजराइल इसके ऊपर युद्ध करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा युद्ध है ये जो सेंट्रल एशिया से थोड़ा सा अगर हम साइड की तरफ में चढ़ेंगे और वेस्टर्न एशिया को देखेंगे तो वहाँ पर भी फैल सकता है, और वहाँ पर फैलेगा तो इसके इम्पैक्ट से इंडिया भी अछूता तो नहीं रहेगा। इंडिया की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट बाहर नहीं आई है, और ईरान के पास अब 3 ही ऑप्शन बच जाते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ईरान क्या करे, इजरायली सोइल के ऊपर जाए और वहाँ पर जाकर जो एक रेसिस्टेंट का अटैक था, जो एक रिवेंज का अटैक था कि इन्होंने हमारे घर में आकर हमारे जो यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे उनको मार दिया, तो अब हम यहाँ पर इनको मारेंगे। एक तो ऑप्शन हम देखते हैं कि कैसे ईरान के पास में ये है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो उसके पार्टनर है उनके साथ में कोऑर्डिनेट करे, जो कि उनकी एक पूरी टीम बनी हुई है एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह एंड हाउती तीनों आ जाते हैं, और इन तीनों के साथ में मिलकर ये क्या करेगा, यहाँ पर इनडायरेक्टली अटैक करवाए गाजा के ऊपर में। ऊपर से जो हाउती ग्रुप है वो इधर से यमन की तरफ से अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह ग्रुप ऊपर से लेबनान से अटैक कर रहा है, हमास को देखें तो वो गाजा से ही अटैक कर रहा है। तो इजराइल को कहीं ना कहीं चारों तरफ से क्या कर सकता है, घेर सकता है। एटलीस्ट यहाँ पर ईरान तो है ही।
तीसरा यहाँ पर ऑप्शन बच जाता है कि वो भी इज़राइल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो इज़राइल से बाहर गए हुए हैं, उनके ऊपर अटैक करवाए जैसे इज़राइल ने किया है और उनको मारे। अब ये अगर पहले वाले जो ऑप्शंस है, अगर इनमें ईरान सामने आता है तो हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि ईरान क्या करेगा। अगर ये कर देता है तो युद्ध तो फिर देखने को मिलेगा ही। अगर ऐसा नहीं होता है और तीसरे ऑप्शन की तरफ जो ईरान है वो चला जाता है, तो हम देखते हैं कि शायद फिर युद्ध सामने ऐसे ना देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल इनकी जो पूरी की पूरी पीस है, इनके बीच में शांति है, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सऊदी अरेबिया को भी इस काम में जुटा हुआ देख रहे हैं। लेकिन इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का रोल ये आ जाता है कि इंडिया बेशक से इजराइल के साथ में भी ठीक संबंध है और ईरान के साथ में भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। इन दोनों में बिल्कुल भी फंसना इंडिया नहीं चाहेगा। और क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि ये रिस्क है ना, जो कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बना सकता है। इंडिया के लगभग 9 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर जो इन सारे के सारे देशों में काम करते हैं और मोस्टली वो सोल ब्रेड अर्नर हैं अपनी फैमिली की तरफ से, यानी कि अकेले कमाने वाले हैं अपने घरों में। जब उनके ऊपर यहाँ पर ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जैसे हमने रशिया में भी देखा कि कैसे हमारे जो लोग हैं वो फंस जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो एक गलत पर्सपेक्टिव हो जाता है इंडिया की तरफ से। दूसरा, इंडिया बेशक अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहेगा किसी की भी साइड लेकर। अभी तक इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो इस किलिंग के ऊपर आई है और ना ही अभी इंडिया या न्यू दिल्ली जो है वो इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल कमेंट करना भी चाह रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बताता है 72% ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम इन 2023-24। देखिए 2023-24 में यहाँ पर एक नया टैक्स की रिजीम आई थी। मैंने आप लोगों को बजट पढ़ाया था बजट आते ही, और उस बजट में बताया था कि अब क्या हो गया है कि दोबारा से टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बदल दिया गया है। अब जो टैक्स का स्ट्रक्चर आया है उसमें से, और जो 2023 में फिर से टैक्स का स्ट्रक्चर लेकर आया गया था, उसमें क्या हुआ है कि बार बार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन 72% लोगों ने पिछले साल नए टैक्स के जो स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट किया था। रीज़न बिहाइंड दैट वाज इनिशिएटिव, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ़ायदे दे रही है यहाँ पर, और जब ये इनिशिएटिव मिलते हैं तो लोग इसको ऑब्वियस सी बात है कि क्या करना चाहेंगे, अडॉप्ट करेंगे। अब यही माना जा रहा है कि आगे भी जो अब नया स्ट्रक्चर बना है टैक्स का, जिसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन और ज़्यादा मात्रा में कर दी गई है, उसको भी जो लोगों का रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है क्या क्या चैलेंज है ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के अंदर में मोस्टली, प्लस यहाँ पर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, ये एक क्या है, अब डिबेट आ चुका है। इस क्वेश्चन का पूरा यहाँ पर निष्कर्ष होगा। अगर आपसे मेंस में भी ऐसे सवाल आएंगे जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है हमारे सामने रखा जाता है कि डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, विकास ज़्यादा ज़रूरी है या पर्यावरण ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको समझना है और बताना है कि इनमें से क्या बात होने वाली है। फिलहाल हम देखेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए सेंटर की तरफ से लगभग 72,000 करोड़ की यहाँ पर क्या की गई है, इन्वेस्टमेंट किया गया है। इवेंचुअली इन बजट के अंदर ये जो पूरी की पूरी बात है ये बता दी गई थी कि यहाँ पर ये बनेगा, लेकिन बजट में भी अगर हम देखते हैं तो देख पाते हैं कि कैसे बजट से पहले 2022 से ही ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बार बार इसको होल्ड किया जा रहा है, रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि रीज़न हमें देखने को मिल रहा है, अब ये जो केस है ये चला गया ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास में। कर्नाटका का जो यहाँ पर ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से अंडमान एंड निकोबार के अंदर में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जो एनवायरनमेंट है प्लस वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उन पे कोई नुकसान ना हो, और अगर ये नहीं होगा तो फिर यहाँ पर इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसमें एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर निकोबार में एक एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल जो पोर्ट होता है उसको बनाने की कोशिश में की जा रही है, कुछ रोड्स बनेंगे, कुछ सेफ्टी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ में आता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में रखी गई हैं। अब इसके पीछे कुछ रीजंस भी दिए गए हैं कि इन सारी बातों को हम क्यों करना चाहते हैं। सेंटर की तरफ से देखें तो उनका ये बोलना है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया की।
अब इंटरनल सिक्योरिटी कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उनका भी बयान आता है कि देखिए, बेशक अगर ये किसी भी प्रकार से अंडमान की जो भूगोलिक प्रौद्योगिकी है उसको अगर ये मिस हैंडल करता है, वहाँ की जो हमें दिखाई देती है जलवायु परिवर्तन में सहयोग देता है, क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई पार्टिसिपेशन दिखाता है, तो इसके उस भाग को छोड़ देना है। लेकिन क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के क्या करना पड़ेगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हालांकि इससे क्या दिखाई दे रहा है कि खामी नज़र आ रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से कि हाँ, इसको बनाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट थोड़ा सा जो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वो ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। जब EIA अच्छे से निकल कर आएगा तो हम समझ पाएंगे कि नुकसान जो होगा वो मिनिमल रेट पर किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है 5 गाइडलाइन टू ड्रैगन एलिफेंट टेंगो। देखिए, अब ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो नॉर्मली ये GS पेपर 2 में ही इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन हमें पढ़ना है, लेकिन मोस्टली जब भी हम चाइना की स्टोरी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया को हमेशा ही कहीं ना कहीं नेगेटिव लाइमलाइट के अंदर दिखाया जाता है। हमारे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं चाइना के साथ में, लैंड इशू इज़ देयर, सिक्योरिटी इशूज़ देयर, ट्रेड इशूज़ आर देयर, इकोनॉमिक्स से लेकर हर चीज़ में हम क्या देखते हैं, विवाद देखते हैं, परेशानियाँ देखते हैं चाइना के साथ में। फ़िलहाल ये कुछ पहला ऐसा आर्टिकल है जो कि हो सकता है कि बहुत सालों तक आगे ना भी आए। ये आर्टिकल जो है ये लिखा जा रहा है यहाँ पर 17th एम्बेसडर ऑफ चाइना इन इंडिया। इंडिया में आते हैं जू फिहोंग और ये आकर बताते हैं कि कैसे इंडिया और चाइना को पॉजिटिव तरीके से भी देखा जा सकता है और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए इंडिया और चाइना को क्या क्या चाहिए, ये उन सारी बातों पे बात कर रहे हैं। चलिए समझते हैं पॉजिटिव लाइमलाइट के अंदर में। देखिए, ये बात कर रहे हैं 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल की। अब ये जो 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हैं ये कोई इन्हीं के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें समझना होगा और जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वो मिलते हैं जब चाइना के यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा जी, एस जयशंकर, ठीक है, जब वो मिलते हैं अपने काउंटर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से, तब वो क्या करते हैं, तब इन 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल को लेकर आते हैं। एक एक करके हम इसको समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल देख लेते हैं ये है क्या क्या। इसमें सबसे पहला जब हम देखते हैं तो हर एक के आगे म्यूचुअल ज़रूर लगेगा, क्योंकि दोनों ही देशों की बात हो रही है। मैं लिखने में यहाँ पर शॉर्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि म्यूचुअल शब्द आप इस पर लगाते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं उसमें आता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल एक दूसरे के प्रति हमें क्या रखनी है, रिस्पेक्ट रखनी है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम रखेंगे, उसके बाद में हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तब जाकर हमारे जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे और दोनों ही पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ में मिलकर अच्छा कर पाएंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट तीसरे नंबर पर रखा गया है, यानी भरोसा भी बनाना ज़रूरी है। उसके बाद 4th नंबर पे रखा गया है अकोमोडेशन को, जो कि म्यूचुअल लेवल पर ही होगी। अकोमोडेशन के बाद हम 5वें नंबर पर यहाँ पर देख पाते हैं जो कि रखा गया है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भी हो जाता है, दैट इज़ म्यूचुअल अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट को भी इसमें डायरेक्शन की तरह दिया गया है कि क्या क्या हमें डेवलपमेंट करना है अपने अपने कंट्री के अंदर में, और कैसे दोनों ही कंट्रियाँ जो है वो अपने अपने साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ में मिलकर अपने विकास को और ज़्यादा बेहतरी से और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी से कर सकती हैं। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, इनका जो बोलना है वो एक्चुअली में ये इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो क्या करेगी, इंडिया और चाइना के रिश्तों के अंदर में विकास को लेकर आएगी। एक प्री रिक्वेस्ट चीज़ हो जाती है, एक पूर्वाग्रह हो जाता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत करना। ये इंडिया की प्रोवर्ब का भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसा देश वैसा भेष, यानी कि अडेप्ट द इन्वायरमेंट इन विच यू आर लिविंग।
जहाँ पर आप जा रहे हो वैसे ही उसको अडेप्ट कर लो, वैसे ही उसको धारण कर लो। तो ये फ़िलोसफ़ी इंडिया की ही है और ये फ़िलोसफ़ी ये कहते हैं कि इनको काफ़ी पसंद भी आती है। इवेंचुअली ये इंडिया में आकर इस तरीके से इंडिया के कल्चर को भी देख रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि ये जो पांचों के पांचों गाइडिंग प्रिंसिपल है ये क्या कर रहे हैं, मेल खा रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। मुद्दे जो हमारे हैं हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ साथ में जो भी टेरिटरी से रिलेटेड हो या कोई भी जो हम काम कर रहे हैं ट्रेड से लेकर इकोनॉमिक पहलू पर आकर, उन सभी में एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, भरोसा बना के रखना होगा। इवेंचुअली जो अकॉम्प्लिशमेंट है और अकोमोडेशन है, इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री की मदद कर सकती है। इंडिया को चाइना बहुत अच्छे से समझ सकता है। इंडिया में जब इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पीपल्स की पॉपुलेशन, चाइना ने इस चीज़ को देखा है, सहा है। और चाइना क्या कहता है कि इनके अकॉर्डिंग चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो ये बात बोलते भी हैं कि अगर इंडिया और चाइना अगर एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ रखते हैं तो एक बार इस ग्लोब को रुक कर इनकी आवाज़ को सुनना ही पड़ेगा। यानी दोनों ही कंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें देखिए अब क्या कर सकते हैं, इनका एक ये भी बोलना है कि क्योंकि दोनों कंट्री पड़ोसी हैं ज्योग्राफिकली और ये हमारे हाथ में नहीं है, ना तो इंडिया इस चीज़ को, तथ्य को बदल सकता है, ना ही चाइना इसको बदल सकता है। और जब हम इस पॉइंट को बदल ही नहीं सकते हैं तो क्यों ना हम पॉजिटिवली होकर यहाँ पर इससे अच्छा कुछ निकालें रेदर देन हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हुए। तो बहुत ही पॉजिटिव इन्होंने इसको दिखाया। और ड्रैगन क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर सिंबल है चाइना का और एलिफेंट जो है वो सिंबल है इंडिया का, तो हमारे प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाइट में बताते हैं कि हाँ, चाइना के साथ में वो मॉडर्नाइजेशन जो है उस फ्रंट में वो चाइना को देखते हैं अपने साथ में। पहले तो बहुत ही अच्छे हमारे रिश्ते हुआ भी करते थे। पहले अगर हम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से देखें, इंडिया हिंदी चिन्नी भाई भाई ऐसे नारे दिए गए, हम देखते हैं ये सब देखने को मिला था। लेकिन हालांकि रिसेंट में हमारे रिश्तों में थोड़ी बहुत कड़वाहट दिखाई दी है, उसके ऊपर ये आर्टिकल एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है बिफोर द लैंडस्लाइड की। देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा। ये बताते हैं कि ये जो पूरा का पूरा घटना हुई है अभी केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उससे पहले की वायनाड कैसे होती थी। देखिए केरला जो है मोस्टली जाना जाता है अपनी ग्रीनरी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी है नहीं, रेन अच्छे से होती रहती है, गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, तो बहुत ही ग्रीनरी हमें जो है वो देखने को मिलती है। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि यहाँ पर जो केरला है वो मन्नार की खाड़ी के लिए भी बहुत फेमस है। यानी मन्नार में क्या है, एक ऐसी खाड़ी जहाँ पर हम टी प्लांटेशन को देख पाते हैं। एक ऐसी खाड़ी जहाँ जो पूरी की पूरी क्या है, एक्चुअली के अंदर में भरी हुई है यहाँ पर ग्रीनरी से, पेड़ पौधों से। लेकिन 1950s तक यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हमें दिखाई देता था पूरे के पूरे केरला के रीजन में। और जब वायनाड डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट भी इन्हीं में से एक था। वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 2 रिवर्स हैं जो बाहर निकलती हैं। ये कुछ फैक्ट आप लोगों को मैं बता रही हूँ जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले जो रिवर है उसका नाम है काम्बिनी रिवर और दूसरी रिवर यहाँ पर है चलियार रिवर। अब ये जो रिवर्स है दोनों की दोनों ये वायनाड से ही बाहर निकलती हैं। वायनाड में हम लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर को देख पाते थे। इसमें कुछ बायोलॉजिकल रिजर्व भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है और ऑब्वियसली यहाँ पर हमें नेशनल पार्क भी मिलते ही हैं। पास्ट के फ्यू डेज़ को देखें तो वायनाड से जो भी यहाँ पर न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड की ही आ रही है, जिसमें काफ़ी मात्रा में लोगों की जो है जान यहाँ पर चली गई है। अब ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था क्लाउड बस्ट की वजह से। अगर मैं कुछ और डाटा को अब आप बताऊं कि ये होने से पहले वायनाड की जो पूरी स्थिति थी वो कैसी होती थी। 2011 में एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट का पैनल बिठाया गया था जिसको हेड किया था इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल के द्वारा, और इसी को लिखा जाता है एज अ गडगिल कमेटी के नाम से भी, जिसमें लैंडस्लाइड से रिलेटेड क्या की गई है, बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई है कि इंडिया में लैंडस्लाइड क्यों कम होना चाहिए और कैसे कम किया जा सकता है। ये सारी बातें गडगिल कमेटी से हमें पता भी चलती है, तो मेंस के लिए आपको इसको याद रखना है। गडगिल कमेटी रिकमेंड करती है कि इंडिया में और ख़ासकर जो ये फ्रजाइल एरिया है,
जहाँ पर ग्रीनरी कम है, सोइल हमें देखते हैं उतनी मजबूती के साथ में जुड़ी नहीं हुई है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड क्वायरिंग जैसी जो ये पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ है, इन पे पूर्ण तरीके से बैन हो जाना चाहिए। इवन ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट हमें दिखाई देता है, ये तो वर्ल्ड का 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर भी है। तो आप खुद ही सोचिए कि इतना फ्रेजाइल रीजन ये हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो मैं बार बार बता रही हूँ कि केरला का लगभग आधे से ज़्यादा जो पहाड़ियाँ होती थी, माउंटेन्स रीजन होता था, वो स्लोप के ऊपर बने हुए हैं, उसको 20 डिग्री से ज़्यादा उसका स्लोप है नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा एरिया हो गया कि अगर यहाँ पर हैवी रेन्स आएंगी तो पूरी संभावना ये बन जाती है कि यहाँ पर क्या होगा, लैंडस्लाइड होगी ही होगी। और इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। पूरे इंडिया में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जब लैंडस्लाइड्स होती हैं तो वो केरला में ही देखने को मिलती है। इट्स नंबर आर ह्यूज। अगर आप देखेंगे इनको तो काफ़ी मात्रा में लगभग 3200 से ज़्यादा जो लैंडस्लाइड है वो अकेली हमें पहले नंबर पे केरला में देखने को मिली, अगर पिछले 10 साल का हम रिकॉर्ड निकालें। और आपको पता है दूसरे नंबर पर कौन सी स्टेट आई है? दूसरे नंबर पर स्टेट आई है वेस्ट बंगाल, और इसमें केवल और केवल 350 लैंडस्लाइड हुई हैं, जबकि केरला में 3200 से ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिली है। तो ऐसे केरला में जब हम बात कर रहे हैं, इतनी ह्यूज नंबर वहाँ पर क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड होती है, और वहाँ पर और भी ज़्यादा हो सकती है, फ्लैश फ्लड्स आ सकती हैं, तो वहाँ पर ध्यान तो और ज़्यादा रखना ही चाहिए ना। 2022 की एक स्टडी ने बताया था कि फॉरेस्ट भी किस तरीके से यहाँ पर कम हो रहे हैं। लगभग 62% जब जहाँ जिस एरिया में जंगल होते थे वहाँ पर अब जंगल नहीं है। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो प्लांटेशन है रबड़ की या फिर चाय की, उसको 1800% से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है पिछले 50 सालों के अंदर में। और ये जो रबड़ प्लांटेशन होती है, एक्सटेंसिव रबड़ प्लांटेशन, कमर्शियल ये हमें एक एग्रीकल्चर दिखाई देता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी वजह से हम देख पाते हैं कि जो सोयल होती है, मिट्टी जो होती है, वो क्या हो जाती है, वो एक्चुअली में डिक्रीज हो जाती है, नंबर के अंदर कम हो जाती है। और जब ये कम होती है, मिट्टी अपने आप को रसाव को ये ढंग से पकड़ नहीं पाती है, मजबूत नहीं बन पाती है, तो जैसे ही पानी ज़्यादा आएगा वैसे ही हम देख पाएंगे लैंडस्लाइड भी होने के पूरे खतरे यहाँ पर हो जाते हैं। तो ऑल ओवर ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे बहुत सारी जगहों का जो है कारण हमें दिखाई देते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन और माइंडलेस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। इतनी डिवेस्टेशन, फ्लड्स वगैरह आने के बाद में भी हम देखते हैं स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं रखा जा रहा है, केवल और केवल नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है। डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि डेलिकेट बैलेंस नहीं कर रहे हैं नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जिसके रिजल्ट हमें बार बार फिर यहाँ पर देखने को लगातार मिल रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स से रेलिवेंट कुछ न्यूज़ को, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी। पहली न्यूज़ जो है वो है ईट राइट स्कूल प्रोग्राम के बारे में। देखिए ये क्या बात कर रहा है, एक्चुअली में हम देखेंगे कि कैसे फसाई की द्वारा यहाँ पर अभी कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनमें ईट राइट स्कूल प्रोग्राम को प्रमोट करने की बातें की गई है। इसका क्या मतलब है, यानी ईट राइट, उचित भोजन खाना है स्कूलों के अंदर में। हमें पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में फूड जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, और बच्चों को और अवेयरनेस मिले हेल्दी फूड से रिलेटेड, क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए बच्चों की, इस बात पे पूरा जो भी स्कूल ध्यान देगा उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर ईट राइट स्कूल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ये एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। ये आपको याद रखना है कौन सा इनिशिएटिव, कौन सी स्कीम, कौन यहाँ पर जो है वो एज अ इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सवाल इनको बदल कर प्रीलिम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसमें ईट राइट स्कूल सर्टिफिकेट दिया जाता है स्कूलों को। इसमें ईट राइट मैट्रिक्स बनाया गया है जिसमें मॉनिटरिंग की जाएगी स्कूल के ऊपर, एवेल्युएट किया जाएगा, टूल्स वगैरह बनाए जाएंगे ताकि एक सेफ यहाँ पर एनवायरनमेंट बन सके बच्चों के लिए। नेक्स्ट
हम और आज के लास्ट न्यूज़ को देखते हैं, जो कि है ओरोपाउचे फीवर। अब ये ओरोपाउचे फीवर क्या है, देखिए ये होता है मॉस्किटो की वजह से ही। ये एक वायरस है। अब ये वायरस में और बैक्टीरिया में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिविंग बींग्स होते हैं और लिविंग चीज़ों से ही आ सकते हैं। वायरस जो होता है वो एक तरीके से ब्रिज होता है, एक पुल होता है नॉन लिविंग एंड लिविंग का। क्यों? क्योंकि जब ये बाहर होते हैं तो ये डेड होते हैं, डेड तो नहीं कह सकते, डोरमेंट कहेंगे, यानी कि एक ऐसी हालत में है जिसमें ज़िंदा नहीं है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये किसी लिविंग चीज़ पे आते हैं वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, ज़िंदा हो जाते हैं। तो वायरस समय से बहुत पहले से हमें दिखाई दे रहे हैं। बैक्टीरिया को भी वायरस हो सकता है, लेकिन वायरस को तो बैक्टीरिया नहीं होगा ना। तो ये फ़र्क है, ये वायरस है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर में इस साल में 2 महिलाओं की डेथ हो चुकी है। अब देखिए ये एक जूनोटिक वायरस की बीमारी है। जूनोटिक है मतलब कि ये केवल और केवल ह्यूमन से ह्यूमन्स में नहीं होगी, बल्कि नॉन ह्यूमन से भी ह्यूमन में हो जाएगी, जानवरों से क्या होगा, इंसानों में फैल जाएगी। अब ये जो होती है इसके कारण जो है, इसके पीछे का कारण है ओरोपाउचे वायरस। ये इसके वायरस का नाम भी यहाँ पर यही रखा गया है, बुखार का नाम भी यही रखा गया है। इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था त्रिनिदाद एंड टोबैगो आइलैंड के ऊपर, जो कि कैरेबियन आइलैंड के ग्रुप में है, 1955 में। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्लू जैसे होते हैं, जुखाम जैसे होते हैं, बट कई बार सीवियर केसेस में इसमें मेनिंगिटिस भी बन सकता है। मेनिंगिटिस क्या होता है, देखिए ये एक वायरस की वजह से होने वाली हम देखेंगे डिजीज़ है या फिर एक कंडीशन है किसी भी ह्यूमन के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे इसकी वजह से उनके जो हेड होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन प्लस उनकी जो यहाँ पर स्पाइनल कोड होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है और अच्छे से ये चीज़ें काम नहीं कर पाती है। तो ये भी इसकी वजह से हो सकता है, जिसमें एट द एंड में जाकर क्या होगा, डेथ हो सकती है। ट्रांसमिशन हम देखेंगे कि ऑब्वियसली जो वेक्टर इसके होंगे वो मॉस्किटोज़ ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ट्रांसमिशन ह्यूमन से ह्यूमन नहीं होता है अगर एज ए नॉर्मल जो वायरस होता है जैसे कोविड होता था, बल्कि इसके लिए एक वेक्टर का होना ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक इसका कोई भी क्योर नहीं है। बहुत पहले से 1955 से ही इसको ढूंढा जा चुका है, लेकिन आज तक इसकी कोई भी दवाई हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास इसकी कोई भी वैक्सीन है। इसी वजह से ये इतना हाईलाइट हो रहा है। आप प्रीलिम्स में कैसे सवाल पूछेंगे, इसमें से प्रीलिम्स में से पूछ सकते हैं कि ये वायरस में आता है या फिर बैक्टीरिया में आता है, यानी कि एक इसका नाम दे देंगे, 3-4 और बीमारियों का नाम देंगे, 4 डिजीज़ के ऑप्शन देंगे, सामने आपके देंगे कि ये वायरस है, डिजीज़ नंबर ए, डिजीज़ नंबर बी बैक्टीरियल है, डिजीज़ नंबर सी वायरस है, डिजीज़ नंबर डी वायरस है। अब आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन है या इनकरेक्ट कौन है। तो इस तरीके से क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं तो इसी वजह से हमें ज़्यादा फोकस यहाँ पर इस तरीके से करना भी होता है। फिलहाल यहीं पे आज की हमारी जो वीडियो वो जाती है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि डेली सुबह 5 बजे आप लोगों को सुबह सुबह ये जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है वो मिल जाता है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। वैसे तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन और भी जितनी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मोस्टली क्योंकि उन्हीं में करंट अफेयर इसी तरीके से पढ़ना होता है और यही पढ़ना होता है। और जो स्टेट पीसीएससी की भी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो जॉब्स होती हैं उसमें भी क्या करना होता है, उसमें भी करंट अफेयर इसी नज़रिए से पढ़ना होता है। तो ओवरऑल ये जितनी भी सेंट्रल और स्टेट की जो ग्रुप ए एंड बी की जॉब्स है वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूरा का पूरा आप लोगों के लिए सहयोगी रहेगी, काम रहेगी। तो अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं कल सुबह फिर से। अभी के लिए चलती हूँ, कल मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।